तो ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की जहाँ पर स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ मार्शल पावर्स भी एग्जिस्ट किया करती थी। स्पिरिचुअल कल्टीवेटर सिर्फ अपने एक थॉट की मदद से रिवर्स और माउंटेन्स को हिला सकते थे और इसी तरह से मार्शल आर्टिस्ट भी बगैर अपने वेपन का इस्तेमाल किए किसी भी चीज के टुकड़े कर सकता है। हमारे इस सीरीज का हीरो चेंग तियान, जो कि शिंगचैन टाउन का एक जीनियस हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वो 10 साल का हुआ, ना सिर्फ उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को खो दिया बल्कि उसका स्पिरिचुअल सी भी ड्राइड हो गया। इसी वजह से चेंग तियान अब यूजलेस हो चुका था और उसके अपनों ने उसकी पोजीशन को छीनने के लिए उसे मार दिया। चेंग तियान की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है, क्योंकि वो यहाँ पर मरने की बजाय एक डुअल कल्टीवेटर बन गया, जो कि मार्शल के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल कर सकता था। और इस तरह के वॉरियर्स लाखों में एक होते हैं। आखिर चेंग तियान को ये पावर्स किस तरह मिली और क्या वो उन लोगों से बदला ले पाएगा जिन्होंने इसे मारने की कोशिश की? फिर बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं हमारे इस मजेदार से एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर गोस्ट फॉरेस्ट को देखते हैं। ये फॉरेस्ट कोई आम फॉरेस्ट नहीं था, क्योंकि इसके नीचे मौजूद है एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर की सोल। इसी जंगल के पेड़ों की जड़ों ने एंशिएंट एम्परर को जकड़ कर रखा हुआ था, जो कि खुद से ही कह रहा होता है कि वो पर्सन जिसका मुझे इंतजार था वो यहाँ पर आने वाला है। ये कहते साथ ही उसने अपने ब्लड का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया। वो फॉर्मेशन धीरे धीरे बड़ी होती गई। इस फॉर्मेशन से निकलने वाली एनर्जी ऊपर की तरफ मौजूद हेवनली बुक के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इसी जंगल के ऊपर मौजूद पहाड़ी पर बैठे एक लड़का और लड़की पर आ गया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारी इस सीरीज का मेन हीरो चेंग तियान है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लड़की को हील करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की भी अब अपनी पावर्स को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एनर्जी अनस्टेबल होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। ये देखते हुए चेंग तियान उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज आप अपनी पावर्स को भी इस्तेमाल मत करें। जो सुनकर तो वो लड़की चेंग तियान को फुसलाते हुए कहती है, चेंग तियान प्लीज मेरी मदद करो ना, तुम्हें पता है कि मैं अभी के लिए नहीं रुक सकती। चेंग तियान जो कि दिल का बहुत अच्छा है, इसीलिए वो फौरन से अपनी सिस्टर की मदद करने के लिए अपने पास से स्पिरिचुअल जेट बीट को निकाल लेता है, जो कि चेंग तियान को उसके फादर ने दिया था ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन कर सके। अभी वो स्पिरिचुअल बीट को उसी लड़की को दे देता है ताकि वो अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज कर सके। तभी वहाँ पर अचानक से चेंग तियान का कजन चेंग वू पहुँच गया, जो कि चेंग तियान को तंज करते हुए कहता है कि हमारा यंग चेयरमैन जो कि खुद की मदद भी नहीं कर सकता, वो अब लड़कियों के लिए हीरो बनेगा। लेकिन चेंग तियान तो इस बात से काफी हैरान था कि आखिर चेंग वू को कैसे पता चल गया कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ। इसी वजह से वो चेंग वू से सवाल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ये सीनियर सिस्टर? इससे पहले कि आगे कुछ चेंग तियान कह पाता, उसी लड़की ने चेंग तियान पर पीछे से अटैक कर दिया। चेंग तियान यहाँ पर खुद को संभालते हुए कहता है, अच्छा तो तुम दोनों मिले हुए हो। लेकिन चेंग वू को तो जरा बराबर भी इस बात की परवाह नहीं थी। वो तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, चेंग तियान क्या तुम्हें मालूम है कि इस पहाड़ी के नीचे एक गोस्ट फॉरेस्ट भी मौजूद है, जहाँ पर हर साल हजारों की तादाद में लोग गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद तुम भी उनमें से एक होगे। ये कहते साथ ही चेंग वू ने अपना वेपन बाहर निकाल लिया। अब वो चेंग तियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। चेंग तियान ने बड़ी मुश्किल के साथ ही चेंग वू के इस अटैक को डॉज किया, लेकिन तभी उसे मालूम होता है कि उसे तो पॉइजन दे दिया गया है, क्योंकि उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। जबकि सामने की तरफ खड़ा चेंग वू तो चेंग तियान से कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, थोड़े दिन तक तुम्हारे फादर भी तुम्हें ज्वाइन करेंगे। चेंग वू की ये बात सुनते साथ तो चेंग तियान को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि कमीने तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फादर के बारे में ये सब बोलने की। चेंग तियान का दिल तो यही कह रहा था कि वो चेंग वू को यहीं पर जान से मार दे, लेकिन अभी के लिए वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पॉइजन की वजह से उसे इंटरनल इंजरी हो चुकी। जबकि चेंग वू चेंग तियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि जब से तुम 10 साल के हुए हो तुम्हारे पास कोई भी पावर्स नहीं, इसी वजह से तुम्हें तो मर जाना चाहिए क्योंकि तुम तो यूजलेस हो चुके। ये कहते साथ ही उसने चेंग तियान को एक लात मार दी, जिसकी वजह से तो चेंग तियान पहाड़ी के कॉर्नर पर आ गया। अब वो चेंग वू से कहता है, चेंग वू तुमने मेरी पोजीशन हासिल करने के लिए आज जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, और अगर आज मैं यहाँ से बच गया तो तुम्हें इसे 1000 गुना ज्यादा पेन दूंगा। जो सुनकर तो चेंग वू कहने लगा, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। ये कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके चेंग तियान को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। चेंग तियान के यहाँ से नीचे गिरने के बाद वो लड़की भी पहाड़ी के किनारे पर खड़ी होकर ये देख रही थी कि चेंग तियान मरा या फिर नहीं। आप लोगों ने तो जरूर ही सुना होगा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद भी एक दिन उसके अंदर जरूर गिरते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि चेंग वू ने उस लड़की को पहाड़ी के ऊपर से धक्का दे दिया। चेंग तियान भी गिरते गिरते उदास होकर अपने मन में सोच रहा था, क्या आज मैं मारा जाऊंगा? जबकि एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर का इंतजार तो खत्म हो चुका क्योंकि चेंग तियान यहाँ पर पहुंच गया है। हेवनली बुक को तो उसने पहले ही अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक्टिवेट कर लिया था, जिससे तो बहुत सारी एनर्जी निकलकर चेंग तियान की बॉडी में जाने लगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किसी और वर्ल्ड पर आ जाता है, जहाँ पर हमें एक और लड़की जिसका नाम भी था चेंग तियान उसे देखते हैं, जिसे तो सिस्टम कांग्रेचुलेट
कर रहा था क्योंकि उसने स्टैंडिंग लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया जो कि चेंग तियान को खुद की तरफ खींच रहा था। चेंग तियान की दोस्त श्वान ने उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई और ये वाले चेंग तियान की सोल हेवनली बुक की मदद से टेलीपोर्ट होकर हमारे पहले वाले चेंग तियान की बॉडी में चली गई। यानी कि अब चेंग तियान की बॉडी के अंदर 2 सोल्स हैं। चेंग तियान को यहाँ पर अजीब सी मेमोरीज दिखाई दी जो कि सेकंड वाले चेंग तियान की थी, लेकिन अभी के लिए उसे मालूम नहीं कि उसकी बॉडी के अंदर 2 सोल्स हैं। अब जैसे ही चेंग तियान की आंख खुली तो उसके सामने मौजूद था एंशिएंट सोर्ड एम्परर जो कि चेंग तियान से कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम्हारे जैसे सर्वाइवर को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो कि यहाँ मौजूद सोल्स के सामने टिक पाए। तुम्हें मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी सोर्ड को बनाने के लिए। ये कहते साथ ही एंशिएंट सोर्ड एम्परर ने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया और इसी के साथ उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो चेंग तियान से कह रहा था, बच्चे तुम्हारे पास तो हेवनली बुक की वजह से 2 सोल्स आ चुकी। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने इस लैंड का मेंबर बना रहा हूँ। जिस पर तो चेंग तियान भड़कते हुए कह रहा था, नहीं मैं खुश यहाँ पर, मुझे जाने दो। ये कहने के बाद चेंग तियान अपने मन में सोच रहा था कि फादर और सिस्टर लाओशी की जान खतरे में है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। जबकि एंशिएंट सोर्ड एम्परर तो चेंग तियान की ये बात सुनकर कहता है कि तुम्हारा चटपटाना बिल्कुल फजूल है क्योंकि यहाँ से तुम बचकर नहीं जाने वाले। चेंग तियान को तो दर्द की हालत में वो सब याद आने लग गए जो कि उसका मजाक उड़ाया करते थे उसे यूजलेस बोलकर। साथ ही साथ उसे यहाँ पर अपना फादर और सिस्टर लाओशी भी नजर आए जिसे तो उसे जाकर बचाना है। ये सब तो चेंग तियान की अपनी मेमोरीज हैं। जबकि उसे यहाँ पर दूसरा वाला चेंग तियान भी नजर आया जिसके हाथ में एक रिंग भी थी। ये सब सोचने के बाद चेंग तियान कह रहा था कि आज मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, इसलिए उसने अपनी पावर्स को अनलिश कर दिया जिसकी वजह से चेंग तियान एंशिएंट सोर्ड एम्परर की पकड़ से छूट चुका था और उसके पास एक सोर्ड भी आ जाती है। चेंग तियान की आंखों से रेड कलर का ऑरा निकल रहा था। वो अब अपनी सोर्ड को एंशिएंट सोर्ड एम्परर की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा, अब मेरी बारी। ये कहते साथ ही उसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट सोर्ड एम्परर पर एक स्लैश अटैक लगा दिया। एंशिएंट सोर्ड एम्परर अभी उस अटैक को डॉच ही कर रहा था कि वहाँ पर चेंग तियान भी पहुंच गया जो कि एंशिएंट सोर्ड एम्परर को लात मारते हुए दूर पटक देता है। चेंग तियान ने अब अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए डांसर सोर्ड स्विंग 9 स्टेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इस टेक्निक की वजह से एंशिएंट सोर्ड एम्परर के चारों तरफ बहुत सारे सर्कल्स बन चुके थे। इन सर्कल से एनर्जी निकलकर सीधा जाकर एंशिएंट सोर्ड एम्परर को हिट करती है जिसे तो एंशिएंट सोर्ड एम्परर ने अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो सारे के सारे सर्कल मिलकर एक फॉर्मेशन को बना देते हैं जिससे तो बहुत हाई प्रेशर जनरेट हो रहा था। इवन के एंशिएंट सोर्ड एम्परर भी अपने घुटनों पर आ गया। चेंग तियान की ये टेक्निक देखते हुए एंशिएंट सोर्ड एम्परर कह रहा था, अच्छा तो तुम डुअल कल्टीवेटर हो लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। ये कहते साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ पर समन कर लिया जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही थी। लेकिन चेंग तियान को तो इस बात से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो यहाँ पर एंशिएंट सोर्ड एम्परर से कह रहा था कि आज मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। ये कहते साथ ही चेंग तियान ने अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश अटैक उस स्पिरिचुअल बॉडी पर चल दिया और ये एक ही स्लैश अटैक उसके लिए हजारों स्लैश अटैक्स के बराबर था जिससे तो उस एंशिएंट सोर्ड एम्परर की बॉडी एक ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो गई। और धुएं के हटने के बाद जब चेंग तियान ने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर एंशिएंट सोर्ड एम्परर मौजूद नहीं था, यानी कि चेंग तियान ने उसे हरा दिया। चेंग तियान भी यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि मैंने घर दिखाया। चेंग तियान अभी ये सब यहाँ पर कह ही रहा था कि अचानक से वही हेवनली बुक जो कि हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखी थी आते हुए चेंग तियान की बॉडी में समा गई और एक नरेटिंग वॉइस चेंग तियान को बताती है कि तुमने क्रॉस रीइंकार्नेशन को पास कर लिया। चेंग तियान को तो ये समझ ही नहीं आता कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसलिए वो कहने लगा, कौन है, मेरे सामने आओ। पर कोई पर्सन तो नहीं बल्कि वो रिंग जो कि हमने सेकंड वाले चेंग तियान के पास देखी थी वो ये वाले चेंग तियान के पास आ गई। साथ ही साथ चेंग तियान कह रहा था, ये स्ट्रेंज मेमोरीज पता नहीं क्यों आज मुझे दिखाई दे रही हैं। हम लोगों को तो पहले से ही मालूम है कि ये मेमोरीज और किसी की नहीं बल्कि सेकंड वाले चेंग तियान की हैं। चेंग तियान इस बात को सीरियस ना लेते हुए फौरन से कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। चेंग तियान इससे पहले कि इस घोस्ट फॉरेस्ट से निकल पाता बहुत सारी सोच ने उसे घेर लिया जिन्हें तो देखते हुए मुयेन कह रहा था, आखिर ये क्या गंदी चीजें हैं। वो सारी की सारी सोल चेंग तियान पर हमला करना चाहती थी जिसे तो चेंग तियान अपनी फिस्ट की मदद से रोकने की कोशिश करता है लेकिन ऑर्डिनरी अटैक तो उन सोल्स पर काम नहीं किया करते थे जिसकी वजह से चेंग तियान ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया। ये सोर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि आसपास मौजूद सोल्स उसके सिर्फ ऑरा से ही डिस्ट्रॉय हो गई और जैसे ही चेंग तियान ने उस सोर्ड को पकड़ा तो उस सोर्ड की पावर्स चेंग तियान की बॉडी के अंदर जाने लगी। वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि चेंग तियान अभी के लिए उसे हैंडल नहीं कर सकता और वो उसे स्टेबलाइज करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। और फाइनली 6 साल के बाद चेंग तियान ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। चेंग तियान की स्पिरिट आइज एक्टिवेट हो चुकी थी जिसकी वजह से चेंग तियान पैरों के आर पार देख पा रहा था जिसे देखते हुए चेंग तियान
चेंगतियान कहता है मेरे ख्याल से ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने उन गोस्ट स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वक्त आ चुका है यहाँ से निकलने का। चेंगवू मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चेंगतियान को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका, लेकिन वो फैसला करता है कि वो आज की रात यहीं पर गुजारेगा क्योंकि रात के वक्त इस जंगल में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। ये कहते साथ ही चेंगतियान की नजर अपनी रिंग पर पड़ गई, जिसे तो वो देखते हुए कह रहा था कि पता नहीं ये रिंग कहाँ से आ गई। तभी अचानक से उस स्टोरेज रिंग के अंदर से एक सोर्ड निकलकर बाहर आ जाती है। ये सोर्ड तो चेंगतियान को काफी पसंद आई। अब वो देखना चाहता था कि आखिर इस रिंग में और क्या क्या है। अब वो बाकी की चीजों को भी बाहर निकाल लेता है। अब चेंगतियान के सामने 2 बुक्स आ चुकी थी। चेंगतियान उन दोनों में से एक बुक जिसका नाम था स्लैश एंड स्नो टेक्निक, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसे मास्टर करने के बाद वो दोबारा से अपने सफर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन अचानक से उसे किसी के खुद की तरफ आने की आहट महसूस हुई। वो बंदा गुस्से से कह रहा था कि किस्मत इतनी हिम्मत आ गई जो कि हमारी यूज एंड टेरिटरी में बिना पूछे आ गया। मुझे देखते साथ ही तुम्हें अपना सर झुका लेना चाहिए था, लगता है तुम मरना चाहते हो। ये सुनते साथ ही चेंगतियान ने स्पिरिट आइज को एक्टिवेट कर लिया। वो यहाँ पर किलिंग इंटेंट को चेक करना चाहता था, लेकिन इस पर्सन से तो जरा भी किलिंग इंटेंट रिलीज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से चेंगतियान कहता है यानी कि मैं इसका ओपोनेंट नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। जबकि सामने की तरफ मौजूद वो पर्सन चेंगतियान से कहता है लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा, इसी वजह से अब तुम अपने घुटनों पर आते हुए मेरे सामने 3 दफा सर झुकाकर मुझे ग्रैंडपा कहोगे, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। चेंगतियान भी उसकी बात कहाँ ही सुनने वाला था। वो एरोगेंटली उससे कहता है कि मैं आखिर तुम्हें ग्रैंडपा क्यों कहूंगा, है ना गुड ग्रैंडसन। ये सुनते साथ तो उस पर्सन को गुस्सा आ गया। वो भड़कते हुए कहता है इन्हें अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। ये कहते साथ ही वो चेंगतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जबकि चेंगतियान ने तो अपनी पोजीशन पर रहते हुए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके एक स्लैश अटैक उसी पर्सन पर लगा दिया, जिससे तो वो पर्सन पीछे की तरफ हट जाता है। ये चेंगतियान के पास एक अच्छा मौका था यहाँ से भागने का, इसलिए वो फौरन से यहाँ से निकल जाता है, जबकि उस पर्सन ने भी चेंगतियान का पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में वो यही सोच रहा था कि इस लड़की की मार्शल आर्ट स्पिरिट काफी अच्छी है, मुझे इसे पकड़ना ही होगा। ये कहते साथ ही उसने दोबारा से चेंगतियान पर अटैक्स करने शुरू कर दिए, लेकिन चेंगतियान तो उसके सारे अटैक्स को काउंटर करते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ता जाता है। उस पर्सन का ये अटैक आगे से आने वाली एक लड़की को लगने वाला था, जो कि अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को डॉज कर लेती है, जिससे तो चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब चेंगतियान उस लड़की से टकराने ही वाला था, इसी वजह से चेंगतियान ने उस लड़की को कमर से पकड़ लिया और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही प्यारा मोमेंट क्रिएट हो जाता है और धीरे धीरे करके ये लोग जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन इतने में ही वो पर्सन भी यहाँ पर पहुंच गया, जो कि चेंगतियान पर अटैक करना चाहता था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही चेंगतियान ने अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करते हुए उसे सेंस कर लिया था। इसी वजह से चेंगतियान उस लड़की को लेटते हुए साइड पर हट गया और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस वॉरियर पर अटैक कर देता है, जिससे तो उस पर्सन के मुंह पर कट लग गया। ये देखकर तो वो लड़की भी हैरान हो चुकी थी कि आखिर इस लड़के ने ज़ेंग हाओ को किस तरह इंजर्ड कर दिया। ज़ेंग हाओ को भी ये बात हजम नहीं हो पा रही थी कि आखिर एक मामूली से बंदे ने उसे कट लगा दिया। इसी वजह से वो अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा तुम्हारी अब खैर नहीं, जबकि चेंगतियान भी उसे कहता है नुआइस विलेज की ट्रैश, तुम मुझे मारना चाहते हो। ये कहने के बाद तो चेंगतियान को खुद पर ही हैरत होने लगी। वो कहता है कि मैं क्या नुआइस विलेज के बारे में बात कर रहा था, मुझे यहाँ से जल्दी निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जबकि सामने की तरफ मौजूद उस पर्सन ने अपनी गोल्डन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए चेंगतियान पर एक स्लैश अटैक लगा दिया। ये अटैक सीधा जाकर चेंगतियान को हिट कर जाता है। ज़ेंग हाओ को लग रहा था कि जैसे उसने चेंगतियान को मार दिया, लेकिन जैसे ही धुआं हटा तो हम चेंगतियान को देखते हैं उसे तो एक खरोच भी नहीं आई थी, उल्टा उसने तो अपनी थंडर स्नो टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से तो ज़ोंग हाओ की भी तलवार फ्रीज हो गई। ज़ोंग हाओ को तो ये सब देखने के बाद भी अकल नहीं आई। वो दोबारा से चेंगतियान पर अपनी सोर्ड की मदद से स्लैश अटैक लगा देता है, जिसे तो चेंगतियान ने साइड पर हटते हुए डॉज कर लिया। अब चेंगतियान ने तेजी के साथ मूव करते हुए ज़ोंग हाओ के चारों तरफ से उस पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। ये देखकर तो ज़ेंग हाओ चेंगतियान से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर चेंगतियान दोबारा से ज़ेंग हाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं हूँ तुम्हारा ग्रैंडपा, तुम अपने ग्रैंडपा चेंगतियान को भूल मत जाना, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहते साथ ही चेंगतियान यहाँ से रवाना हो गया, जबकि ज़ेंग हाओ तो पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा था कमीने तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक दफा तुम मुझे दोबारा मिल जाओ तुम्हारी तो मैं कब्र खोद दूंगा। जबकि पीछे की तरफ मौजूद वो लड़की कहती है चेंगतियान तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगी। चेंगतियान अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा था कि अचानक से उसे कुछ डेसिबल्स नजर आए, जिनके सामने एक वेयरवुल्फ बीस्ट था। वो वेयरवुल्फ आगे की तरफ बढ़ते हुए इन डेसिबल्स में से एक बंदा जिसका नाम था यू ज़ेंग उस पर हमला कर देता है। यू ज़ेंग इस वेयरवुल्फ बीस्ट को अपनी सोर्ड की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बीस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से यू ज़ेंग ने अपने साथी टाइशियोंग को आवाज लगा दी ताकि वो इसकी मदद कर सके। टाइशियोंग यहाँ पर अपनी फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस वेयरवुल्फ पर हमला
हमला करना चाहता था, लेकिन वो वुल्फ तो इनकी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला, क्योंकि उसने तो यू ज़ेंग को ही ताइशोंग की तरफ फेंक दिया। अब एक लड़की यहाँ पर भागते भागते पहुंच गई, जिसने तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वेयरवुल्फ पर अटैक कर दिया, लेकिन वो बीस्ट तो इस अटैक को ही निगल गया, जिस पर तो वो लड़की कहने लगी, हाँ बदतमीज गंदा वुल्फ, तुम तो यूजलेस चीजों को भी खा जाते हो। वो यहाँ पर अभी ये सब कह रही थी कि तभी वहाँ पर एक और पापा की परी पहुँच गई, फ्लेक्स करते हुए कह रही थी कि तुम लोग मेरी पावर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये कहते साथ ही वो हवा में जाते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक स्पिरिचुअल सोर्ड को समन कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक बीस्ट को लग पाता, उस पापा की परी का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से आकर जमीन पर गिर गई। वेयरवुल्फ की बारी थी अटैक करने की। उसने अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए एक अटैक उस लड़की की तरफ चल दिया। ये देखकर तो उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके सामने उसकी मौत है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहीं पास में हमारा शैंतियान मौजूद था, जो कि फौरन से इसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया। बीस्ट को दूर हटाने के बाद जैसे ही शैंतियान पीछे की तरफ पलटा तो वो लड़की तो अपना दिल ही शैंतियान पर हार बैठी और शर्माते हुए शैंतियान को अपना नाम बता दिया। इस लड़की का नाम था इवियान। साथ ही साथ उसने अपने साथ आए हुए लोगों को भी नाम बताने शुरू कर दिए। ब्लैक और व्हाइट ड्रेस वाले का नाम है ताइशुआंग, जबकि ब्लू ड्रेस वाले लड़के का नाम है यू ज़ेंग। और तीसरे पर्सन की तरफ इशारा करते हुए इवियान कहने लगी, ये है किन्ही, जिसका मतलब ये हुआ कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। ये सुनकर तो चैंतियान को भी एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसकी हरकतों से तो एक लड़की लग रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है, अच्छा जूनियर ब्रदर। इसके बाद चैंतियान अपना इंट्रोडक्शन सबसे करवाता है, जिस पर तो किन्ही कहती है, कहता है, क्या तुम वही फेमस ट्रैश चैंतियान हो? यू ज़ेंग उसे डांट लगाते हुए कहता है कि लूजर वो नहीं बल्कि हम लोग हैं, क्योंकि उसने आकर हमारी मदद की। अगर आज ही वक्त पर ना आता तो हम लोगों ने मारे जाना था। तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चैंतियान तो इनकी बातें सुनकर अपने मन में कह रहा था कि मैं इतना फेमस हूँ। इतनी देर में तो उस वेयरवुल्फ बीस्ट को भी होश आ गया। वो दोबारा से इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। ये देखकर तो चारों ही उस वेयरवुल्फ को मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस बीस्ट ने तो सोनिक अटैक करते हुए उन चारों को ही दूर पटक दिया, जिससे तो हमें एक बात साफ हो गई कि ये चारों मिलकर भी उस वेयरवुल्फ को नहीं हरा सकते। जबकि चैंतियान तो साइड पर खड़ा हुआ ये सारा नजारा देख रहा था। यू ज़ेंग को यहाँ पर लग रहा था कि ये लोग जब उस वेयरवुल्फ को मार लेंगे तो तब चैंतियान उनसे इस वेयरवुल्फ को चुरा लेगा। इसी वजह से तो यू ज़ेंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस वेयरवुल्फ को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब वो वेयरवुल्फ यू ज़ेंग के पीछे बढ़ चुका था। सबको यही लगता है कि जैसे यू ज़ेंग उसे यहाँ से दूर लेकर जा रहा है, लेकिन अचानक से वो चैंतियान की तरफ मुड़ गया। एवियान तो यहाँ पर आवाज लगाते हुए यू ज़ेंग से कहती है, ब्रदर यू ज़ेंग आप क्या कर रहे हैं? लेकिन यू ज़ेंग तो यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि वो उस वेयरवुल्फ को चैंतियान के करीब ले जाकर वहाँ से साइड पर हट जाता है। जबकि चैंतियान तो अभी भी कॉन्फिडेंटली यहाँ पर खड़ा हुआ था और अपनी मार्शल आर्ट स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड से भी पहले उस वेयरवुल्फ का खात्मा कर देता है। ये देखकर तो वहाँ मौजूद सब लोग ही शॉक हो चुके थे। जबकि ताइशोंग आगे की तरफ बढ़ते हुए उस वेयरवुल्फ की कोर को पकड़ लेता है। ताइशोंग को भी अच्छे से मालूम था कि ये सारी की सारी मेहनत शैंगतियान की है, इसी वजह से उसने वो कोर शैंगतियान के हवाले कर दिया। ये देखकर तो यू ज़ेंग को गुस्सा आ गया और वो भड़कते हुए कहने लगा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने ये कोर शैंगतियान को भला क्यों दे दी? वो मैं था जिसने इस वुल्फ के साथ मुकाबला किया। अगर मैंने उसे वीक ना किया होता तो ये अपनी कल्टीवेशन के साथ कभी भी उसे नहीं मार सकता था। लेकिन ताइशोंग तो उसकी बात से जरा बराबर भी एग्री नहीं है, इसीलिए वो यू ज़ेंग से कहता है, क्या हम तुम्हें अंधे नजर आते हैं जिन्हें कुछ नजर नहीं आता? तुमने तो शैंतियान को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की और अब तुम बेशर्मी से हमसे वो कोर मांग रहे हो। यू ज़ेंग तो बहुत ही ज्यादा कमीना है। उल्टा वो इन लोगों से बदतमीजी करते हुए कहने लगा, अगर तुम लोगों ने मुझे वो कोर ना दी वरना मेरा बड़ा भाई तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर तो चैंतियान सवाल करते हुए कहता है कि आखिर इसका बड़ा भाई कौन है? एवियान अब यू ज़ेंग के बड़े भाई के बारे में बताते हुए कहने लग गई कि वो इनर सेक्ट का 5th डेसिबल है, साथ ही साथ उसके पास एक सोर्ड और मार्शल आर्ट स्पिरिट भी है। इसी वजह से मुझे उससे इससे पहले कि एवियान आगे कुछ कह पाती, चैंतियान फौरन से बोलते हुए कह रहा था कि तुम दोनों भाई ही पीस ऑफ शिट हो। ये सुनकर तो यू ज़ेंग कहता है कि तुम अकेले ही पीस ऑफ ट्रैश हो। ये कहते साथ ही उसने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया। अब वो चैंतियान से कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ये मुझे दे दो। उसकी बात सुनकर चैंतियान कामली जवाब देते हुए कहता है, पहले तो तुमने मुझे पीस ऑफ ट्रैश बुलाकर मेरी बेइज्जती की, अब तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते साथ ही चैंतियान ने चंद ही लम्हों में अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए यू ज़ेंग को मार गिराया और उसके पास से चैंतियान को एक येलो सोर्ड बैनर की बुक भी मिल गई। जबकि वहाँ मौजूद बाकी लोग तो काफी डर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि इसका भाई अब इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन चैंतियान उन सबको हौसला देते हुए कहता है कि इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जिस पर तो ताइशुआंग कहता है कि ब्रदर तियान आप ये सब कहकर तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। इस यू ज़ेंग को तो वैसे भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि ये अपने फेलोज को बुली किया करता था अपने भाई के नाम पर। इस मैटर का सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हम तीनों के साथ ही ताल्लुक है। एवियान को तो अभी
भी अपने हंटिंग कॉम्पिटिशन की बढ़ी हुई थी, इसलिए वो भोला मुंह बनाते हुए कहती है, शैंतियान क्या तुम हमारी मदद कर दोगे, क्योंकि अभी तक हमारा हंटिंग कॉम्पिटिशन का टारगेट पूरा नहीं हुआ। जिसके लिए तो शैंतियान भी एग्री हो गया। इसके बाद ये सब लोग ही और ज्यादा बीस्ट को हंट करने के लिए यहाँ से रवाना हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ चैन मेंशन पर आ जाता है, जहाँ पर चैन मेंशन का एल्डर एक पर्सन से कह रहा था कि चैन फैमिली की मीटिंग होने वाली है और ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। हमारा कोर्टयार्ड व्हाइट स्नेल से भरा हुआ है, किसी को बुलाकर वो सारी की सारी साफ करवाओ। गॉड ने हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। ये सुनकर तो वो पर्सन कहने लगा, तो फर्स्ट और थर्ड एल्डर भी हमारी पार्टी में आ चुके, मुझे उम्मीद है उसके पास ज्यादा देर के लिए अपनी लीडर वाली पोजीशन नहीं रहेगी। एनुअल मीटिंग के बाद वो लीडरशिप आपको मिल जाएगी। ये सुनकर तो वो एल्डर कहता है कि आखिरकार ये तुम क्या बातें कर रहे हो, हम सब भाई हैं। हम सब में मेरा सेकंड ब्रदर हम सबसे वीक हुआ करता था और नेचुरली उसका बेटा भी वीक है, इसलिए उसे कभी भी हमारे क्लैन का लीडर नहीं होना चाहिए था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ चैंगतियान के फादर चैंग फेंग पर आ गया, जिसका सर्वेंट उसे बता रहा था कि जल्द ही यहाँ पर न्यू ईयर इवनिंग नाइट होगी और चैंगतियान अभी तक घर वापस नहीं लौटा और अगर आप इसी तरह से कमरे में बंद रहे और फैमिली अफेयर्स पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपके ब्रदर्स आपसे लीडरशिप छीन लें। ये सुनकर तो चैंग फेंग कहता है कि मैं न्यू ईयर इवनिंग नाइट पर बाहर आऊंगा, जिससे तो हमें ये बात साफ समझ आ गई कि चैंगतियान का फादर उससे कितना प्यार करता था, जबकि चैंगतियान तो यहाँ पर बीस्ट को मारने में मसरूफ था, जबकि बाकी लोग तो पास ही बैठे ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। किंग ये चैंगतियान को देखते हुए कह रही थी, इस बंदे में कुछ बात तो खास है, क्योंकि ये बंदा उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहाँ पर सिर्फ इसने अपनी सोर्ड को मूव करते हुए यू ज़ैंग को मार गिराया, जबकि मैं अपनी 2.5 साल की कल्टीवेशन के बाद भी सिर्फ 4 मूव्स को ही जानता हूँ। ताइशुआंग भी यहाँ पर हंसते हुए कहता है, तुम अपना मुकाबला शैंतियान के साथ कर रहे हो यार, बस भी करो, क्योंकि 5th रेलम के 9th हेवन का बंदा भी फर्स्ट स्टेज के लाइटनिंग टाइगर को नहीं मार सकता, जबकि ये चैंगतियान लाइटनिंग टाइगर को अपनी सोर्ड प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इवियान तो यहाँ पर काफी बोर हो चुकी थी, वो कहती है, शैंतियान अब बस भी करो, चलो हम चलते हैं। जो सुनकर तो शैंतियान ताइशुआंग से कहता है कि जाकर उन बीस्ट की कोर निकाल लो, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इवियान भी कहती है कि हम लोग 4 दिनों से सिर्फ कोर ही इकट्ठी कर रहे हैं, इसके अलावा तो हम लोगों ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया। ये सब लोग ही उन कोर्स को लेते हुए तियानदी पवेलियन पहुंच चुके थे। चैंगतियान को असल में यहाँ पर कुछ वेपन्स चाहिए थे, जिसकी मदद से वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाए। इससे पहले कि ये लोग पवेलियन के अंदर जा पाते, एक लड़के की नजर चैंगतियान पर पड़ गई, जो कि उसे देखते हुए हैरान होकर कहने लगा, तुम तो चैंगतियान हो ना, आखिर तुम जिंदा कैसे? ये सुनकर तो चैंगतियान वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस डेसिपल के पास आते हुए उसे एक लात मारकर दूर पटक देता है, जिस पर तो वो बंदा चैंगतियान से सवाल करते हुए कहने लगा, आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? लेकिन चैंगतियान उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के मुताबिक तुम गेट पर ही अच्छे लगते हो। तभी अंदर से पवेलियन के ओनर की आवाज आना शुरू हो गई, जो कि इन लोगों से कह रही थी, पवेलियन के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम लोग को यहाँ से कुछ नहीं चाहिए तो तुम लोग जा सकते हो। चैंगतियान तो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहता है, इसलिए वो फौरन से पवेलियन के अंदर चला गया, जहाँ पर तो वो जाते साथ ही पवेलियन के ओनर से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ आप उसके लिए हमें माफ कर दे। जिस पर तो पवेलियन के ओनर कहती है, तुम्हें मेरी हेवनली पवेलियन के रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अब शैंतियान मासूम बनने का नाटक करते हुए कहता है कि मुझे आपके पवेलियन के रूल्स के बारे में मालूम नहीं था, जिसकी वजह से ये सब हो गया, प्लीज आप मुझे अपने रूल्स बता दें ताकि आइंदा से मैं एहतियात करूं। पवेलियन की ओनर चैंगतियान को जवाब देते हुए कहती है, अभी जो कुछ भी हुआ इसके बारे में भूल जाओ, तुम जो कहना चाहते हो जल्दी से कहो, क्योंकि मुझे भी इस बुक को रीड भी करना है। ये सुनते साथ ही चैंगतियान ने अपने पास से बीस्ट कोड की थैली को निकाल लिया। वो इसे पवेलियन की ओनर की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हम चारों इसके बदले में विटालिटी पिल्स को लेना चाहते हैं। इसके लिए तो पवेलियन की ओनर भी एग्री हो गई। इसी वजह से वो अपने पास से 4 एलिक्सर्स को निकालते हुए कहती है, तुम लोग ये एक एक ले सकते हो, और हाँ अगर तुम में से कोई भी सोर्ड्स को एक्सचेंज करना चाहता है तो वो राइट साइड से 2 जबकि लेफ्ट साइड से एक ही सोर्ड को एक्सचेंज कर सकता है। ताइशुआंग को तो यहाँ पर उस पवेलियन की ओनर पर डाउट हो रहा था कि वो सो रही है या फिर पढ़ रही है, इसी वजह से उसने ये सवाल पवेलियन के ओनर से कर दिया, जिस पर तो वो पवेलियन की ओनर जवाब देते हुए कहती है, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए चीजें एक्सचेंज करके यहाँ से निकलो। ये सुनते साथ ही चैंगतियान ने उन एलिक्सर्स को उठाकर चारों के दरमियान डिवाइड कर दिया। इसके बाद इवियान चैंगतियान से कहने लगी कि हम सब लोग ही सोर्ड्स को एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? लेकिन चैंगतियान उसे मना करते हुए कहता है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे कुछ बुक्स ढूंढनी है ताकि मैं कल्टीवेशन कर सकूं, और उसके बाद मैं टोंगतियान पीक पर जाकर उन्हें मास्टर करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर तो इवियान उदासी हो गई। वो उदास होते हुए कहती है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, अच्छा फिर हम बाद में मिलते हैं। लेकिन ताइशुआंग तो उसे होश में लाते हुए कहता है, अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चली तो मैं यहाँ से अकेला ही रवाना हो जाऊंगा, फिर आती रहना अकेली। ये सुनकर तो इवियान फौरन से उसके साथ चली गई, जबकि चैंगतियान यहाँ पर मौजूद मार्शल स्पिरिट्स की बुक को देखना शुरू हो गया। सबसे पहले वो यहाँ पर
विंड और स्नो स्वॉर्ड्समैनशिप के स्क्रॉल को देखता है, जिसे तो देखने के बाद चैंग कह रहा था ये टेक्निक फ्लेक्सिबल तो है लेकिन इसकी पावर उतनी ज्यादा नहीं जितनी मुझे चाहिए। इसके बाद चैंग की नजर सामने की तरफ मौजूद एक बुक पर पड़ गई जिसका नाम था सॉर्ड डैंग बहूम। ये काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसे खोलना और बंद करना चैंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए वो इसे छोड़ते हुए किसी और बुक की तलाश करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे कोई सी 2 बुक्स को चूज करना होगा और फाइनली चैंग को 2 बुक्स पसंद आ गई, जिसमें से पहली वाली का नाम था स्वॉर्ड ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स, जबकि दूसरी वाली का नाम है मार्शल सोल आर्मर। और इस टेक्निक की मदद से कल्टीवेटर की बॉडी रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग जबकि डायमंड की तरह स्टेबल होगी, जबकि स्वॉर्ड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स का इस्तेमाल करते हुए चैंग सिर्फ अपनी एक स्ट्राइक से ही स्काई को भी ब्रेक कर सकता था। ये देखते हुए चैंग ने फैसला कर लिया कि वो इन दोनों बुक्स को ही लेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये बुक पवेलियन की ओनर को दिखाई, पवेलियन की ओनर तो ये देखकर दंग ही रह गई। बच्चे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे दिमाग पर कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई? क्योंकि ये बुक्स जिन्हें तुम मेरे पास लेकर आए हो इन्हें मास्टर करना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से इन्हें कोई भी पढ़ना नहीं चाहता और सालों से ये यहीं पर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद ही करेंगे। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन चैंग तो अपनी बात से जरा बराबर भी टस से मस नहीं होने वाला था, इसीलिए वो पवेलियन की ओनर से कहता है कि मुझे खुद पर यकीन है, जरूर एक ना एक दिन मैं इन बुक्स को मास्टर कर ही लूंगा। ये सुनकर तो पवेलियन की ओनर अपने मन में कह रही थी ये तो गधा है, इसे तो जरा बराबर भी अकल नहीं कि इसे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। उसका काम था शैंतियान को इस बारे में आगाह करना, जो कि उसने कर दिया, लेकिन शैंतियान तो नहीं माना। इसी वजह से उसने वो बुक्स शैंतियान के हवाले कर दी। शैंतियान तो उन बुक्स को लेने के बाद काफी खुश था, इसीलिए वो पवेलियन की ओनर का शुक्रिया अदा करते हुए ओंगतियान पीक की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पर जाकर वो प्रैक्टिस करने वाला है। उसके यहाँ से जाने के बाद पवेलियन की ओनर कह रही थी क्या ये वाकई में इतना काबिल है कि ये स्वॉर्ड ऑफ केव ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स को प्रैक्टिस कर सके, जबकि चैंग ने तो मार्शल टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया था। चैंग तो यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि इन दोनों टेक्निक्स को सीखना तो वाकई में काफी मुश्किल है, क्योंकि वो 5 दिन की लगातार हार्ड ट्रेनिंग के बाद भी सिर्फ 13 स्वॉर्ड स्टाइल को ही सीख पाया था, जबकि अब वो मार्शल सोल आर्मर को भी यूज कर सकता है। एक बिगनर स्वॉर्ड ऑफ द केव ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 3 वर्ड्स और 2 स्वॉर्ड स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों का खात्मा कर सकता था। इन मार्शल और स्पिरिचुअल टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने के बाद चैंग खुद से ही कहता है मैं 10 साल की उम्र में ही 55 लेवल पर पहुंच गया था। मैंने अपने काउंटलेस एनिमीज को डिफीट किया, लेकिन उसके बाद मेरी जरा बराबर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और सबके लिए मैं हंसी का सामान बन गया। आधे महीने से भी कम वक्त में मैंने अपने 2 लेवल्स को सरपास कर दिया। अब मैं 57 लेवल पर पहुंच चुका हूँ, इसीलिए वक्त आ चुका अपने घर वापस जाने का, ताकि उन सब लोगों को भी मालूम हो चुके कि चैंग वापस आ चुका। ये कहने के फौरन बाद ही चैंग अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर इवियान और ताइशवांग पर आ जाता है, जहाँ पर एक लड़का यू शेंग का बदला लेने के लिए आया हुआ था। ताइशवांग तो यहाँ पर भी भड़कते हुए कह रहा था कि तुम्हारे भाई को तो मर ही जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने क्लासमेट्स को बुली किया करता था, लेकिन ये बंदा तो यू शेंग की तरह ही कमीना निकला। उल्टा वो ताइशवांग से कहने लगा कि मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ, पहला कि तुम मेरे साथ लाइफ और डेथ प्लेटफॉर्म पर जाकर फाइट करोगे, और दूसरा ये कि इवियान को मेरे साथ जाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे दरमियान कुछ हुआ भी था। ये सुनकर तो इवियान भड़कते हुए कहने लगी तुमने सोच भी लिया कि ऐसा कभी होगा? मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाने वाली। इवियान अभी ये सब कह रही थी कि तभी वहाँ पर चैंग की एंट्री हो गई, जो कि आते साथ ही इवियान से सवाल करते हुए कहने लगा इवियान यहाँ पर क्या हो रहा था? इवियान तो यहाँ पर चैंग को देखकर काफी खुश हो गई, इसलिए वो फौरन से भागते हुए चैंग के पास आ गई और उसे उदास होते हुए कहने लगी अगर तुम थोड़ी देर और लेट आते तो आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाते। ये सुनकर तो चैंग इवियान को प्यार करते हुए कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। चैंग की ये सारी बातें सुनते हुए वो लड़का यहाँ पर हंसते हुए कहता है छोटे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे तो डर है तुम तो मेरे एक अटैक को भी डॉज नहीं कर पाओगे। ताइशवांग यहाँ पर चैंग को इस लड़के के बारे में बताते हुए कहता है इस लड़के का नाम है हैंग फेंग। ये लड़का आउटर सेट का 8 लेवल का डेसिबल है और इसके कहने के मुताबिक हम लोगों ने यू शेंग को मारा था, इसी वजह से ये रोज यहाँ पर आकर हमें परेशान करता है। हैंग फेंग तो यहाँ पर लंबी लंबी फेंकते हुए कह रहा था लड़के तुम यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, ये ना हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। चैंग तो फजूल में उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फौरन से इवियान का हाथ पकड़ते हुए यहाँ से जाने लगा। लेकिन ताइशवांग की जान को भी कहाँ सुकून है, उसने तो पीछे की तरफ मुड़ते हुए हैंग फेंग को मुंह चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे तो हैंग फेंग और ज्यादा भड़क गया और वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए चैंग पर हमला करना चाहता था। लेकिन चैंग ने भी अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करके पहले से ही सेंस कर लिया होता है, इसी वजह से उसने हैंग फेंग को दूर पटक दिया। अब चैंग आहिस्ता आहिस्ता हैंग फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था
क्या तुम्हारे सेक्ट में सिर्फ स्नीक अटैक करने ही सिखाए जाते हैं? तब तक वहाँ पर सेक्ट के और ज्यादा डेसिबल्स भी पहुँच गए, जो कि चेंग तियान को जिंदा और सलामत देखते हुए आपस में बातें करते हुए कहने लगे, क्या हैंग फेंग चेंग तियान जैसे ट्रैश को भी नहीं हरा सकता? कितनी अफसोस की बात है, हैंग फेंग ने भी उनकी बातें सुन ली। इसीलिए वो गुस्से से खड़ा होते हुए कहने लगा, चेंग तियान तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? तुमने मुझे एक दफा डिफीट कर लिया क्योंकि मैं इसके लिए रेडी नहीं था, लेकिन क्या तुम्हें इतना दम है कि तुम मेरे साथ लाइफ और डेथ स्टेज पर जा सको? अगर नहीं तो अपना सर जमीन पर पटक कर मुझसे माफी मांगो, उसके बाद यहाँ से दफा हो जाना। चेंग तियान तो उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मुस्कुराता हुआ कह रहा था, ये तो मेरे पास एक अच्छा मौका है प्रैक्टिस करने का, जिससे तो इन लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। इसीलिए वो हैंग फेंग से कहता है कि मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। हैंग फेंग को तो लग रहा था कि वो चेंग तियान को आराम से हरा देगा, इसीलिए वो जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है, चलो आज स्टेज पर चलें। अब ये दोनों ही लाइफ और डेथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे। हैंग फेंग चेंग तियान से कहता है, क्या तुम्हें एक बात मालूम है कि इस अरीना में लाइफ हमारे हाथ में नहीं बल्कि दूसरे बंदे के हाथ में होती है? जिस पर तो चेंग तियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में मालूम है और आज तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। जबकि अरीना के आसपास मौजूद लोग तो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, हैंग फेंग ने तो 9th लेवल ऑफ वॉरियर्स में ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसी वजह से ये जल्दी एक इनर डेसिबल बन जाएगा। चेंग तियान जो कि 1 महीने से गायब था, अचानक से आते हुए इसने हैंग फेंग को चैलेंज कर दिया। पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि इवियान तो यहाँ पर चेंग तियान को चेयरअप करते हुए कह रही थी, चेंग तियान तुम ही जीतोगे। इवियान के मुंह से ये बात सुनकर तो हैंग फेंग को गुस्सा आ गया। गुस्से से भड़कते हुए चेंग तियान से कहने लगा कि बहुत देर हो चुकी, अब तो तुम मुझसे नील डाउन होकर भी माफी मांगो, अभी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। लेकिन चेंग तियान तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने अटैक को रेडी करना शुरू हो जाता है। हैंग फेंग तो फुल गुस्से के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके चेंग तियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। उसके स्पेयर को रोकने के लिए सिर्फ चेंग तियान की सोर्ड की एक स्लैश ही काफी थी। इसके बाद चेंग तियान ने जियान जुई चैंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी स्लैशेस अटैक हैंग फेंग की तरफ चल दिए, जिसे तो टकराने की वजह से हैंग फेंग पीछे की तरफ आ गिरता है। ये देखकर तो अरीना के आसपास मौजूद लोग काफी हैरान हो चुके थे। वो हैरत से कहते हैं कि आखिर चेंग तियान इतना पावरफुल कैसे हो गया और ये जुई चैंग सोर्ड टेक्निक को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। हैंग फेंग को तो अभी भी समझ नहीं आया कि चेंग तियान उससे ज्यादा पावरफुल है। उल्टा वो तो यहाँ पर चेंग तियान से कह रहा था, अच्छा तो तुम्हारे पास कुछ स्किल्स भी हैं, अब मजा आएगा इस फाइट में। ये कहते साथ ही वो जंप करते हुए हवा में चला गया, जहाँ पर उसने गन वुहन टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इस टेक्निक की वजह से वहाँ पर एक जायंट स्पिरिचुअल स्पेयर समन हो गया। हैंग फेंग को लग रहा था कि अब तो चेंग तियान मारा ही जाएगा, इसीलिए वो खुश होते हुए कहता है, चेंग तियान मरो। जबकि नीचे की तरफ मौजूद इवियान भी चेंग तियान के लिए काफी परेशान हो चुकी थी। तो चेंग तियान को आवाज लगाते हुए कहती है, चेंग तियान जल्दी से साइड पर हट जाओ। लेकिन चेंग तियान तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, बल्कि वहीं पर खड़ा रहा और वो स्पिरिचुअल स्पेयर सीधा आते हुए चेंग तियान से टकरा गया। ये देखकर तो हैंग फेंग भी शौक में आ गया कि उसके इतने खतरनाक अटैक को चेंग तियान ने किस तरह रोक लिया। असल में तो ये सारा कमाल चेंग तियान के मार्शल सोल आर्मर का था, जिसकी वजह से हैंग फेंग का वो स्पेयर चेंग तियान की बॉडी को छू ही नहीं पाया। चेंग तियान अब हैंग फेंग को तंज करते हुए कहता है कि तुम्हारी मार्शल सोल तो बहुत कमजोर थी। ये सुनकर तो हैंग फेंग हैरत से कहता है, आखिर तुम्हारे पास डिफेंसिव मार्शल स्पिरिट कहाँ से आई? हैंग फेंग की ऐसी कंडीशन देखकर चेंग तियान कहता है, अच्छा तो तुम सरप्राइज्ड हो, जैसे ही तुमने लाइफ और डेथ स्टेज पर कदम रखा था तभी से तुम मर चुके। ये कहने के फौरन बाद ही चेंग तियान ने सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए हैंग फेंग के स्पिरिचुअल स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब चेंग तियान ने अपने अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि है स्वॉर्ड मूव्स द माउंटेन्स एंड रिवर्स। इस टेक्निक की मदद से चेंग तियान अपनी जगह से बिना मूव किए अपने ओपोनेंट को मार सकता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। नजारा देखते हुए तो अरीना के आसपास लोग मौजूद कह रहे थे, चेंग तियान ने सिर्फ अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाला और हैंग फेंग मारा गया। ये ट्रैश तो अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। चेंग तियान भी हैंग फेंग का खेल खत्म करने के बाद अरीना के बाहर आ जाता है। यहाँ पर तो इवियान भी उसकी तारीफ करते हुए कह रही थी, तुमने तो सिर्फ एक ही स्वॉर्ड ब्लो का इस्तेमाल करते हुए हैंग फेंग को मार दिया, वाकई में तुम बहुत अमेजिंग हो। अभी तो हम मिले हैं लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। जिस पर तो चेंग तियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपने स्टार टाउन वापस जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा काम है, लेकिन जल्दी ही मैं तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाऊंगा। काइशुआन भी इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो इनसे कहता है, लेकिन यू ज़ेंग का बड़ा भाई ऐसा होने नहीं देगा, वो यहाँ पर तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाहर की कोई गारंटी नहीं, इसी वजह से तुम अपना ख्याल रखना। अब इवियान आगे की तरफ आते हुए चेंग तियान से सवाल करके कहने लगी, तो मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब आओगे? जिस पर तो चेंग तियान उसे कहता है, शायद 1 या 2 महीनों के बाद। ये सुनकर तो इवियान उदासी होगी। वो कहती है, ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन अब तक तो उसे भी मालूम हो चुका था कि अगर चेंग तियान यहाँ पर रुक पाता तो वो रुक जाता, यानी कि उसका जाना जरूरी है। इसीलिए वो उसे कहती है, चेंग तियान अपना ख्याल रखना। ये सुनते साथ ही चेंग तियान इन दोनों को गुड बाय कहते हुए यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। चेंग तियान
विवियान के यहाँ से जाने के बाद ताइशुआन उसे छेड़ते हुए कहता है, अच्छा तो तुम चैंतियान को पसंद करती हो। विवियान उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं ऐसी बात तो नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूँ। ताइशुआन दोबारा से विवियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो। ये कहते साथ ही ताइशुआन यहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि विवियान उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने वाली है। जबकि विवियान भी पीछे से चिल्लाते हुए कह रही थी, बच्ची कौन है बच्ची, रुक जाओ ताइशुआन, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यू ज़ेंग के बड़े भाई यू हाओ पर आ गया, जिसको तो अपने छोटे भाई की लाश मिल चुकी थी। वो दो सर्वेंट्स जो कि यू ज़ेंग की बॉडी को यहाँ पर लेकर आए थे। यू हाओ उनसे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। ये कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को भी अनलिश कर लिया, जो देखकर तो वो सर्वेंट्स डर गए। वो डरते डरते यू हाओ से कहने लगे, सीनियर ब्रदर 1 महीना पहले हम लोग सेट के बाहर वाले फॉरेस्ट में गए थे, जहाँ पर हमें जूनियर ब्रदर की बॉडी मिली। वहाँ पर एक डीमन वुल्फ भी पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी कोर किसी ने पहले ही निकाल ली। लेकिन इन दोनों में एक बात कॉमन है क्योंकि इन दोनों को ही सोर्ड्स के जरिए से मारा गया है। ये सुनकर तो यू हाओ और ज्यादा भड़क गया। वो आगे की तरफ आता हुआ उस सर्वेंट का गला पकड़ लेता है। अब वो उसे सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुमने पता किया कि ये सब किसने किया था? लेकिन सर्वेंट्स को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था कि आखिर इसे किसने मारा। इसलिए यू हाओ अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ और जाकर पता करो कि आखिर उस डीमन वुल्फ की कोर किसने बेची। एक दफा बस मुझे उस बंदे का पता चल जाए, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसने मेरे भाई को मारा उसे भी जीने का कोई हक नहीं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर यहाँ स्टार टाउन पर आ गया, जहाँ पर तो चैंतियान के कजन्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मिस चेन्युई ने अपनी मार्शल आर्ट स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है। जिस पर तो उसके पास वाला पर्सन कहता है, क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा है भी तो इस बात का पता शुआन रॉयल सिटी के कंपटीशन में चल जाएगा, क्योंकि उस कंपटीशन को तो सिर्फ चैन फैमिली ही जीतेगी। ये सुनकर तो इन्हीं में से एक पर्सन बोलते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इस कंपटीशन पर क्या रिवार्ड मिलने वाला है? युआन यांग लिंगाओ। जो सुनकर तो वो तीनों ही हैरत ज़दा हो गए। वो कहते हैं, क्या ये तो एक ऐसा फ्रूट है जिसे खाने के बाद कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। इन्हीं में से एक पर्सन चैनियन से सवाल करते हुए कहता है, चैनियन तुम्हें पता है कि चैंतियान को मार दिया गया है? जिस पर तो चैनियन जवाब देते हुए कहता है, क्या फर्क पड़ता है इस तरह का पर्सन मरे या फिर जिए? अगर वो नहीं भी मरा तो इस बार जब हमारे फैमिली कॉम्पिटिशन्स होंगे तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा। इनकी बुरी किस्मत के ये बात तो चैंतियान ने भी सुन ली, जो कि इनसे सवाल करते हुए कहता है कि तुम में से कौन मुझे मारेगा? चैन्युन को भी अभी कहाँ ही पता था कि चैंतियान पूरे तरीके से बदल चुका है। अब वो पहले वाला चैंतियान नहीं रहा। इसी वजह से वो चैंतियान की इंसल्ट करते हुए कह रहा था, तुम तो वही लूजर हो ना जो कि तियानजोंग में मारे गए थे। चैंतियान उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, लगता है तुम इस बात से खुश नहीं हुए कि मैं जिंदा हूँ। चैन्युन तो दोबारा से चैंतियान की बेइज्जती करते हुए कहता है, अब जबकि तुम जिंदा ही हो तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? क्या तुम यहाँ पर खड़े रहकर मजीद मुझसे बेइज्जती करवाना चाहते हो? जिसे चैंतियान तो बहुत भड़क चुका था। वो उससे कहता है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये कहते साथ ही वो फौरन से अपनी जगह से मूव करके चैन्युन का गला पकड़ लेता है। अब वो उसे सवाल करते हुए कहता है कि अभी तुम क्या कह रहे थे? ये कहते साथ ही चैंतियान ने चैन्युन को नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से तो चैंतियान के नाक से भी खून बहने लग गया। वो येन से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जबकि चैंतियान तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, जब तुम मुझे अगली बार मिलो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाओ, और अगर तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए उन 3 लड़कों से कहता है कि तुम लोगों के लिए भी सेम रूल्स हैं। लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ ही मानने वाले थे। वो इतना सब कुछ देखने के बाद भी नहीं समझे कि आखिर चैंतियान क्या कर सकता है। उल्टा वो तो उसे कहने लगे कि आखिर हम तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों दें? ये सुनकर तो चैंतियान फौरन से अपनी जगह से मूव करते हुए उस लड़की के पास आ गया और उसे एक जोरदार चमाट लगाते हुए दूर पटक देता है, जिससे तो वो लड़का काफी ज्यादा डर चुका। चैंतियान उसकी आहिस्ता आहिस्ता पास जाते हुए कह रहा था, तुम 6th लेवल के ट्रैश। ये कहते साथ ही चैंतियान ने एक जोरदार किक उसे दोबारा से जड़ दी और वो इन सबसे सवाल करते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को कोई मसला है? जिन्हें तो चैंतियान ने अभी धोया वो दोनों तो चैंतियान से काफी ज्यादा डर चुके थे, जबकि पीछे की तरफ मौजूद वो दोनों लड़के भी चैंतियान से डरते डरते पीछे होने लग गए। उन्हें लग रहा था कि जैसे अब उनकी बारी है चैंतियान से मार खाने की। लेकिन चैंतियान तो उन दोनों को छोड़ते हुए आगे की तरफ चला जाता है, जिससे तो उन दोनों लड़कों की भी सांस में सांस आ गई। चैंतियान यहाँ से वापस अपने घर जाने ही वाला था, लेकिन रास्ते में ही रुक गया। वो इनसे कहता है, याद रखना मैं हूँ चैंतियान, चैंग फैमिली का यंग मास्टर। अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। ये कहने के बाद चैंतियान यहाँ से रवाना हो गया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।